लोग जो आमतौर पर कंबल लेके जो है बाहर गुजर निकल रहे हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ हॉस्टल वगैरह जो छोटे साइज के हॉस्टल हैं जो जिनकी बिल्डिंग ज्यादा बड़ी नहीं है, वहाँ उनको पुख्ता किस्म के वहाँ उनको सबको मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग जो है वो घरों के अंदर रहने को तरजीह नहीं दे रहे। हमेशा से रोडों की पोजीशन ऐसी रही है, कई दफा तो ये रोड्स हमने खुद जराए से बनवाए हैं। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो भी दिलवाई और लोकल गवर्नमेंट की भी हमने बहुत कहा सुना, उसके बावजूद इस पे कभी भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। एक फैसला हुआ है कि पीटीआई को किसी न किसी सूरत चीजों में उलझाए रखना है और इनको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने देना। उसमें केसेस भी आ जाते हैं, नायली की तलवार भी लटकती रहती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया में इस वक्त सूरत हाल खासी गंभीर है। बहुत दुख हो रहा है वो फुटेजेस, वो मनाजिर देखकर, जिस तरह से अर्थक्वेक और उसके बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। एक तबाही का मंजर है जो नज़र आ रहा है। तुर्किया के मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासर हो चुके हैं। हज़ारों की तादाद में बिल्डिंग्स गिर चुके हैं और लोगों में जो वो खौफ है आफ्टर शॉक्स की वजह से वो बहरहाल बढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें यह नज़र आ रहा है कि लोग बहुत अपने लोगों की मदद करते हुए वहाँ नज़र भी आ रहे हैं। सिचुएशन राइट नाउ वहाँ क्या है इस वक्त, वो जो तुर्की में लोग मौजूद हैं यानी तुर्किया में, उनसे ही बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फुरकान हमीद साहब मौजूद हैं, हेड ऑफ उर्दू सर्विस हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। क्या असल सिचुएशन अब तक वहाँ मालूम हो रही है और जो आफ्टर शॉक्स का डॉक्टर साहब सिलसिला रहा है उसके बाद ख़ास तौर पर इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखा जाए तो इस वक्त भी आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जो है वो पहले दिन से जारी है और तकरीबन दूसरा जल्जला भी जो आया है वो 7.6 का वो तकरीबन 10 घंटे के बाद आया। यानी 2 जल्जले के झटके महसूस हो चुके हैं। जो एक तो 7.7 का था जो सबसे पहले सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आया था 4:17 पे, जबकि अगला जो जल्जला हुआ था वो अगले दिन जो है वो दोपहर 1 बजे के करीब हुआ था, वो 7.6 का था। यानी 2 बड़े जल्जले जो हैं एक ही दिन में आए हैं, जबकि आफ्टर शॉक का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है और मुसलसल जो है वो 1-2 महीने तक ये आफ्टर शॉक जो है वो जारी रह सकते हैं। हालात जो आप बात कर रहे हैं 1 महीने तक, ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहाँ ये कायदा बता रहा है कि ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा और कुछ बड़े जो आफ्टर शॉक्स हैं या उसको हम अर्थक्वेक कहें वो फिर से ऐसा कुछ खुदा न खास्ता हो सकता है। हाँ, जो है बड़ा अर्थक्वेक तो खैर अब नहीं आ सकता है, वो खैर अल्लाह जाने। लेकिन जो पेशेंट हुई है कि आफ्टर शॉक से सिलसिला जो है वो रुकेगा नहीं, वो चलते रहेंगे, वो आते रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जल्जला है, इससे बड़े झटके जो है पहले कभी भी नहीं आया। टर्की में ये फर्स्ट टाइम हुआ कि 7 जो तुर्की के सरकारी अदाद शुमार दिए गए हैं उसके मुताबिक 7.7 और 7.6 की शिद्दत के ये जल्जले हैं। तो इसलिए इससे पहले इतना बड़ा जल्जला कभी 1939 में आया था जो 7.6 की शिद्दत का था। उसके बाद जो है ये 2023 में इतना बड़ा जल्जला जो है वो आया है। इसलिए आफ्टर शॉक जो है वो कंटिन्यू रहेंगे और लोगों को मुताद कर दिया गया है कि आफ्टर शॉक से जो है वो भी अपने आप को मुताद रखे। अब ये आफ्टर शॉक जो है वो रुक नहीं सकते, जब तक ये नहीं रुकते अपने आप को तैयार रखना चाहिए। सही। अच्छा, लोगों में आफ्टर शॉक्स जब आते हैं डॉक्टर साहब वो ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में लोगों का रवैया आपने वहाँ पर क्या देखा है? ख़ासतौर पर जो बुजुर्ग हैं या बच्चे, खौफ ज़्यादा फैल जाता है, तो इस पर क्या आप रवैया देख रहे हैं वहाँ पे लोगों का? वो आप देख रहे होंगे कि इस इलाके में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बाहर अगर निकलते हैं तो बाहर बर्फबारी है और टेम्परेचर जो है वो -15 के -2 से लेकर 15 तक मुख्तलिफ इलाकों में यानी बर्फबारी भी है और साथ साथ शदीद सर्दी भी की है। सर्दी की वजह से लोगों को बाहर रखना भी बड़ा मुश्किल है। लोग जो आमतौर पर कंबल लेके जो है बाहर गुजर कर निकल रहे हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ हॉस्टल वगैरह जो छोटे साइज के हॉस्टल हैं जो जिनकी बिल्डिंग ज्यादा बड़ी नहीं है, वहाँ उनको पुख्ता किस्म के वहाँ उनको सबको मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग जो है वो घरों के अंदर रहने को तरजीह नहीं दे रहे। वो हमें रात के वक्त जो है वो ज्यादातर बाहर निकलने ही को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन बाहर भी टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि बाहर निकलना, बाहर ठहरना भी बड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा है। यानी इस वक्त उनको दोहरी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो जो है जल्जले की वजह से उनके बेघर हो चुके हैं, दूसरा जो है शदीद सर्दी की वजह से बाहर रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहूँगा, फ्रीजिंग सिचुएशन जो आप बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, सर्दी भी है, लेकिन साथ ही साथ जो रेस्क्यू का काम है
वो सर्दी की वजह से भी और फिर जो आफ्टर शॉक्स हैं क्या उसकी वजह से भी मुतासर हो रहा है? नहीं, ये आपको ये बता दूं, तुर्की की जो एक्सपर्ट टीमें हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं, जो दुनिया की नंबर 1 रेस्क्यू टीमें, ये दुनिया में हमेशा जो है हमने देखा होगा, दुनिया में जहाँ के भी ज़लज़ला आता रहा या सैलाब की तबाहकारियाँ होती रही, सबसे पहले तुर्की की टीमें पहुंचती रही, क्योंकि इस बारे में ये बड़े एक्सपर्ट हैं, ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये काम करते हैं। दिन रात ये आपने देखा होगा कि दिन रात बगैर कोई वक्फा दिए इतनी शदीद बर्फबारी के बावजूद जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ, अपना काम, ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए लोगों को बचा रहे हैं। 24 घंटे के बाद, 72 घंटे के बाद जो भी जिंदा निकल रहा है उनको भी पूरी तरह उनको हर तरह की सहूलतें फराहम कर रहे हैं, उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचा रहे हैं, एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर के जरिए दूसरे शहरों को मुंतकिल किया जा रहा है। यानी बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है इनकी सिक्योर जो है रेस्क्यू टीम है वो अपना काम सर अंजाम दे रही है। सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकान हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, TR उर्दू सर्विस के हेड। और अब सूरत हाल वहाँ पर आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला वो बता रहे हैं माहिरीन कि 1 महीने तक भी जारी रह सकता है, लेकिन सिचुएशन एक तरफ बहुत सर्द मौसम है और दूसरी तरफ जो है वो आफ्टर शॉक्स का सिलसिला मुसलसल जारी है। 4000 से ज़ायद जो है वो हलाकतें अब इसमें हो भी चुकी हैं। पर अल्लाह ताला रहम करे। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बरादर इस्लामी मुल्क के साथ खड़ा है और इसलिए पाकिस्तान ने दस्ता भी भिजवाया है रेस्क्यू के लिए कि उनके साथ मिलकर वहाँ मदद भी लोगों की जा सके। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। जो यहाँ पर एक तरफ तो इमरान खान जो हैं वो कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ नाअहली पर अब बाकायदा तौर पर बेंच भी बन गया है। और अभी बेंच बना है, लेकिन उससे पहले बेंच मार्क ये बना रही है पाकिस्तान मुस्लिम नून बाकायदा तौर पर कि इमरान खान नाअहल होंगे। कैसे मालूम है नून लीग को? ये बहरहाल एक अहम सवाल है। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां भी जारी हैं, आम इंतखाबात के लिए कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और मुल्क इस वक्त जो है वो सिचुएशन इसमें है कि IMF के साथ मामला क्लियर नहीं हो पा रहे, महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी का कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा रहा है और हुकूमत सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कोशिश कर रही है वो इमरान खान की नाअहली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने में, इस पर तमाम तर तवज्जो हमें नज़र आ रही है पिछले 10-11 माह में। हमें अब देखना ही है बहरहाल, क्योंकि अदालत आलिया में यह मुकदमा चला गया है तो इमरान खान की नाअहली के मामलात किस जानिब जाते हैं। 9 फरवरी की डेट भी रख दी गई है कि 9 फरवरी को अब इसकी हेयरिंग होगी और वहाँ से अब केस की समाअत बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा। केस के हवाले से अब अगले आने वाले दिनों में देखते हैं कि चीज़ें किस करवट और किस जानिब बढ़ती हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो यहाँ पर बड़ी अहम है कि जिस तरह से हुकूमत हीले बहाने कर रही है, आज भी गवर्नर KPK के हवाले से भी पंजाब में कोई बात नहीं हो रही है कि इलेक्शन करवाए भी जाएं या इलेक्शन नहीं भी करवाए जाए। हमें यहाँ पर एक आ जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम बिजनेसेस इस वक्त ठप पड़े हुए हैं। जो बिजनेसमैन हैं वो परेशान हैं, नीचे यहाँ पर रोज़गार जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और जो महंगाई है उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। लेकिन तवज्जो वो नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसको फ़ाल करने से या बेहतर करने से लोगों का जहाँ रोज़गार है, वहीं पर पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी इंपोर्ट की वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा जो है वो कहा जाता है ना कि शिप ब्रेकयार्ड वो मौजूद था और बाकायदा तौर पर वहाँ ये काम होता जिससे पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो रही होती थी। आज ये कितना बड़ा लॉस है, क्या चीज़ें करेंगे। ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, ये क्या मामला हुआ कि इतना बड़ा ये चीज़ें हैं लेकिन वो बंद कर दिया गया या वो बंद हो गया है? इस सिचुएशन में हुआ क्या है? देखिए, सूरत हाल ये है कि गडानी शिप ब्रेकिंग की जो इंडस्ट्री है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर इंडिया है, दूसरे नंबर पर गडानी पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर चिटागोंग बांग्लादेश की इंडस्ट्री है। ब्रेकिंग इंडस्ट्री में पाकिस्तान की जो गडानी है इसको ये एजाज हासिल है कि इसने बहुत बड़े बड़े बहरी जहाज जो है वो यहाँ पर ब्रेक किए हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है। 25,000 से ज्यादा लोग, मजदूर, टेक्निकल अमला जो है वो यहाँ पर
काम अंजाम देता है। अरबों रुपए की सरमायाकारों ने यहाँ सरमायाकारी कर रखी है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है आज गडानी को देखकर कि गुज़िश्ता 4 माह से तकरीबन यहाँ पर काम नहीं है। हजारों यहाँ के मजदूर और टेक्निकल अमला, गैस काटने वाले, क्रेन ड्राइवर, ये तमाम के तमाम बेरोजगार हैं। हालांकि उन्हें बहुत अच्छी यहाँ से तनख्वाहें मिलती है। सिर्फ एक क्रेन ड्राइवर को जो है वो 1 लाख रुपए माहाना से ज्यादा की तनख्वाह मिलती है। लेकिन हुकूमत की पॉलिसियां ऐसी है कि एलसीज बंद है। यहाँ जो सरमायाकार हैं जिनके ये यार्ड्स हैं वो जहाज नहीं खरीद पा रहे हैं तोड़ने के लिए, और जब जहाज नहीं है तो गडानी जो है वो एक तरह से वीरान है। अब ये गडानी के 25 या 30 हजार मजदूरों, टेक्निकल लोगों का मसला नहीं है। यहाँ से निकलने वाला लोहा जो है वो रोलिंग मिल्स में जाता है, स्टील के कारखानों में जाता है, जहाँ सरिया बनता है, टियारन बनते हैं, गाटर बनते हैं, वो सारे मुल्क में जाते हैं। हजारों की तादाद में यहाँ से ट्रक जो है वो लेकर ये साजो सामान पूरे मुल्क में जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि वफाकी हुकूमत को ये गडानी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जो है 15 अरब रुपए सालाना का टैक्स देती है, जबकि 1 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो बलूचिस्तान को दिया जाता है टैक्स। लेकिन दोनों हुकूमतों ने इसको नजरअंदाज कर रखा है। गडानी जाने के रास्ते पूरी तरह हालिया बारिशों में तबाह हो गए हैं, छोटे पुल गिरे हुए हैं, कच्चे पक्कों से गुजरकर गाड़ियां जा रही हैं। किसी ने देखने की जहमत नहीं की है कि आखिर ये भी एक इंडस्ट्री है जहां से हजारों नहीं लाखों लोगों का कारोबार वाबस्ता है। मामला ये है कि ये बिलवास्ता इंडस्ट्री है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के हालात भी ये कर देंगे। इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो चल रही होती हैं। यहाँ से शिप नहीं आ रहे हैं, ब्रेक नहीं हो रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर शहरों में वो बंद हैं। गडानी जो है वो उजड़ा है, तो बाकी इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ 25,000 यहाँ से हैं, शायद 25 लाख बाकी लोग हैं जो बिलवास्ता तौर पर जो है वो इसके साथ वाबस्ता है। शायद अली आप हमें आगाह कर रहे थे बहुत, और हम इस वक्त जो इस सिचुएशन में वो बात कर रहे हैं, वो अंदर की खबर आपको पूरी ये बता रहे हैं कि 25,000 से ज़ायद मज़दूर इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं। बलूचिस्तान हुकूमत को सिर्फ दिया जाने वाला जो टैक्स है वही तकरीबन जो है वो 15 अरब रुपए वो सालाना वो दिया जाता था। लेकिन उसके बावजूद हमने खुद ट्रैवल किया है, ना चीज़ें कुछ हैं, ना मामला, नथिंग, कुछ चीज़ वहाँ नज़र नहीं आती। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीवान चेयरमैन पाकिस्तान शिप ब्रेकर एसोसिएशन गडानी। बहुत शुक्रिया दीवान साहब आपके वक्त का। क्या हुआ है, ये क्यों इस तरह से उजड़ गया? बड़ा काम होता था वहाँ पर और पूरे मुल्क से तकरीबन मजदूर जो हैं और टेक्निकल लोग वो वहाँ पर होते थे, अब क्यों वेरानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस बात से तो कोई वो नहीं है कि ये बलूचिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री कहलाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री पे कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ये बलूचिस्तान का पसमानदा इलाका है और यहाँ पे गुर्बत बहुत है। इस इंडस्ट्री के यहाँ आने से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है। वो लोग जिनका सिवाय शिप ब्रेकिंग के यहाँ काम करने के कोई और रोज़गार नहीं है। और गवर्नमेंट की तरफ से पानी है, बिजली है, इलेक्ट्रिक और दूसरी जितनी स्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पर मुहैया नहीं है, जबकि यहाँ से सालाना तकरीबन 15 बिलियन रुपीस जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू जब वहाँ उस तरफ जाएं वो टूटी हुई सड़कें हमें मिली हैं। साल से ये सूरत हाल रही है। क्या वजह क्या है, क्यों हुकूमत इस जानिब तवज्जो नहीं कर रही है? अभी भी आप एलसीज के वो नहीं खुल रहा है, तो कोई अभी बात हुई है आपकी इस हवाले से? देखिए क्या बात है कि ये तो जहाँ तक रोड का ताल्लुक है, ये हमेशा से रोडों की पोजीशन ऐसी रही है और कई दफ़ा तो ये रोड्स हमने खुद अपने ज़राए से बनवाए हैं। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो भी दिलवाई और लोकल गवर्नमेंट की भी हमने बहुत कहा सुना, उसके बावजूद इस पर कभी भी कोई तवज्जो नहीं दी गई, जो कि एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि बदनसीबी है इस पाकिस्तान की। वो इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है और ये एक ऐसी सनत है जो लोगों को रोज़गार देती है। रोज़गार के साथ साथ एक ऐसा मियारी सरिया जिसकी क्वालिटी पे कोई भी हर्फ नहीं उठा सकता। अच्छा। वो क्वालिटी देती है और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो हमारा सरिया है ये गरीबों का सरिया है। अच्छा, मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, अब 3 पे पहुँच गया तकरीबन सरिया की कीमत 3 लाख पे टन पे, तो अगर ये यहाँ चल रहा होता तो निस्बतन कम होती, सनत वहाँ चल रही होती और चीज़ें सस्ती होती सर?
जी बिल्कुल होती। मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन 72 इंडस्ट्रीज़ हैं जो रिलेटेड हैं कंस्ट्रक्शन से और शिप ब्रेकिंग से, और कॉटेज इंडस्ट्री है जो पूरे पाकिस्तान में है, जो छोटी छोटी वायर रॉड बनाती हैं, कीले बनाती हैं, जालियां बनाती हैं, उनका इसके अलावा कोई रॉ मटेरियल नहीं है। अच्छा, अब ऐसा है कि जब हम ये सरिया तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपया महीने में बढ़ा है, अगर आज स्टेट बैंक जो है वो हमें एलसी की इजाज़त दे दे तो मैं समझता हूँ कि हम इसको तकरीबन 50,000 रुपये नीचे ले आएंगे। सही, बिल्कुल। इस पे हम थोड़ा सा मजीद बात करते हैं। इमरान साहब, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर कहते हैं कि कितना ये लॉस हो सकता है अगर ये ना खुला, और जो बेरोजगार 25,000 बहुत बड़ी तादाद है जिनके साथ लोग जो है वो लाखों उनके ख़ानदान जुड़े हुए हैं, ये क्या हो सकता है। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी खासी परेशान है। छोटा सा एक मामला है जिसको हुकूमत बहुत बड़ा मामला समझ रही है, जिससे हुकूमती खसारा बहुत ज़्यादा होगा, वो एलसीज़ हैं। एलसीज़ जो है वो नहीं खुल रही हैं और तमाम काम इस वक्त रुके हुए हैं, पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं। अच्छा दीवान साहब, ये बताइएगा कि आपका एलसीज़ के हवाले से आपने को गवर्नर स्टेट बैंक से बात हुई, किसी और मुतल्लिका लोगों से बात हुई है कि ये एलसीज़ खोली जाएँ, हमारा बिजनेस कोई मामला हुआ है आपका इस पर सर? हाँ मुदस्सर साहब, हमने स्टेट बैंक को कई लेटर्स लिखे हैं। अच्छा। और मेरी खुद डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात भी हुई है, और उनको हमने बताया कि तकरीबन लास्ट ईयर हमने 1.5 मिलियन टन हमने ब्रेक किया। अच्छा। तो हमने उनको एडवाइस की कि आप इसके ऊपर जो है एक कोटा सिस्टम कर लें, जिसके अंदर आप हमें 50% जो लास्ट ईयर जो हमने इंपोर्ट किया था उससे 50% आप हमें कम करके हमें एलसी की इजाज़त दें। अच्छा। जो कि ये बात उनको बहुत पसंद आई, और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, ये कोटा सिस्टम तो बहुत अच्छा है, इससे ये कि इन हालात में जो मुल्क के जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, इन हालात के ग्रुप इंडस्ट्री भी चलती रहे और एक इंडस्ट्री भी चलती रहे। लेकिन उसका जवाब आया सर? नहीं, उसका जवाब कोई भी नहीं आया, और हमने उसके बाद भी काफ़ी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि वो जो है हमें इसकी इजाज़त दे दें, डीए की इजाज़त दे दें कि हम एलसीज़ खोल लें, लेकिन एज सच कुछ भी वहाँ से रिस्पांस नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताया, आप लोगों पर बड़ी तनकीद ये होती है कि ये जो लोहा आपके पास है ये गैर मयारी होता है, जो सरिया इस लोहे का बनता है वो तो समझ लें कि बिल्कुल नाकार है, क्योंकि पानी जंग ये वो बिल्कुल बेकार है लोहा। जो नया लोहे के साथ बाकी लोग कह रहे हैं जी कि ये सरिया मजबूत है, बेहतर है चीज़ें, तो इस लोहे का सर फिर फ़ायदा क्या है कि इतना जो टनों के हिसाब से आ रहा है, बल्कि मिलियन ऑफ टन्स जो हैं वो चीज़ें आ रही हैं, तो क्या फ़ायदा है इसका? मुदस्सर साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से देता हूँ कि ये एक लॉयड टेस्टेड लोहा होता है, और ये माइल्ड स्टील है, और अच्छा। माइल्ड स्टील जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए इससे अच्छा स्टील कोई नहीं हो सकता। जो स्टील सेक्टर जो हमारे ऊपर ये इस बात पे कहता है कि गैर मियारी सरिया है, गैर मियारी स्क्रैप है, तो मैं उनको दावत देता हूं कि वो अपने बिलेट का भी लेबॉर्ट्री टेस्ट करा लें, और हमारे भी उसके स्क्रैप का लेबॉर्ट्री टेस्ट करा लें, तो पता चल जाएगा कि हमारा मियारी है गैर मियारी। और एक सबसे बड़ी जो बात है, वो तमाम जितने बड़े बड़े स्टील सेक्टर हैं वो हमारा रॉ मटेरियल स्क्रैप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। वो स्क्रैप यूज़ कर रहे हैं, और अगर स्क्रैप ख़राब है तो भाई उसका तो आपने बिलेट बनाना और बिलेट का सरिया बनाना है, उसका तो जवाब दो। अगर ये गैर मियारी है तो फिर क्यों आप इसका नाम क्या वो हमसे स्क्रैप लेकर आप बना रहे हैं? तो सर ये कितना मजमूई तौर पर पूरे साल में आप लोग जो है वो इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल नया लोहा है, आप तो बता रहे हैं कि वो सारे का सारा आपका है, क्योंकि जितने बड़े जहाज़ हमने देखे हैं वो तो शायद मिलियन ऑफ टन सालाना तौर पर जो चीज़ें हैं वो निकलती होंगी। देखिए बात क्या है कि तकरीबन हमारी कैपेसिटी तो अगर तोड़ने की जो है वो मेरा ख्याल है कि इंडिया बांग्लादेश से ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है।
अगर आप देख लें, बांग्लादेश को देख लें, आप इंडिया को देख लें, वो उन्होंने अपनी डबल सर वो तरजीहात उधर रही है ना, इसलिए वहाँ पर बेहतरी की सूरत हाल रही है। जो आपका मसला है वो बहुत बड़ा अहम है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा दीवान रिजवान साहब, आप मौजूद थे और एक बड़ा अहम मसला है जिस पर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है, बिजनेसमैन परेशान है, लेकिन हुकूमत की तवज्जो सिर्फ एक जानिब है और वो है PTI के लोगों के खिलाफ केस बनाना। 2 असम्बलियों में जहां पर 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं, उस इलेक्शन को किसी तरह डिले करना, इस पर हम बात करेंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। सर केसेस तो बड़े ज़बरदस्त आप लोगों के खिलाफ बन रहे हैं। इमरान खान साहब की नाअहली के लिए तो अब बहरहाल वो बड़ी परसू हो रहा है, बेंच भी अब बन गया है। तो सर PTI अब क्या सोच रही है सारी सिचुएशन? PTI को अंदाजा है कि इस किस्म की मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक फैसला हुआ है कि PTI को किसी न किसी सूरत हमने पेचीदगियों में उलझाए रखना है और इनको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने देना। उसमें केसेस भी आ जाते हैं, नाअहली की तलवार भी लटकती रहती है और मुख्तलिफ हीले बहानों से जो आइन से मावरा इक़दाम भी उठाए जाते हैं, जैसे असम्बलियाँ तहलील हो गई, तारीख नहीं दी जा रही। ये सब मुश्किलात आपके सामने हैं। निगरान सेटअप ने जो रिशफल किया है, इलेक्शन शेड्यूल बहुत से अजला में हो चुका है। मिसाल के तौर पर आपको ताज़ा मिसाल दूँ, हमारे मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है 3 कौमी असम्बली की सीटों पर। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर का तयन कर दिया, वो नोटिफाई हो गए, उन्होंने कागजात जारी कर दिए, मैंने कागजात वसूल कर लिए, राहत गए, उनका तबादला कर दिया गया और सुबह जब कागजात नामजद होने थे तो पता चला वो जो हमारे RO थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको SNGAD डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने के लिए फौरी तौर पर कहा गया है और उनकी जगह किसी नए साहब को तैनात किया है। अब ये कभी ऐसा नहीं होता, जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए और RO जिसने खुद पेपर्स दिए हों, जो खुद इलेक्शन की डेट और तरीक़ाकार अनाउंस कर रहा हो, जो मीटिंग्स को सुपरवाइज कर रहा हो, उसी को तब्दील कर दिया जाए। बाहर मैं उनकी खिदमत में पेश हुआ और मैंने कहा कि अभी आपके पास चार्ज भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है, आपको यहाँ से भी नोटिफाई नहीं किया तो आप मेरे कागजात वसूल कीजिए। खैर उन्होंने मेहरबानी फरमाते हुए मेरे कागजात वसूल कर लिए और मुझे जुमे की स्क्रूटनी की तारीख भी दे दी, लेकिन वो तब्दील हो गए हैं। अब ये नहीं मालूम कि अच्छा, और फिर डेट जो थी वसूली की कागजात की वो 6, 7 और 8 3 दिन 6 को भी मौजूद थे और कागजात ले सकते थे टेक्निकली, 7 को आज भी मौजूद थे और कागजात उनने लिए। आप देखें कल तक उनको रहने देते हैं कि नहीं। इस किस्म की जब कार्रवाई और इस किस्म की जब इंटरवेंशन हो जाए तो फिर आप बताइए कैसे इंतखाबात होंगे, कितनी शफाफियत होगी और कौन उन इंतखाबात को कबूल करेगा। सही। अच्छा शाह साहब, आप इन्हीं इंतखाबात से मुतल्लिक है कि अगर ये ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत टेस्ट केस चेक कर रही है कि आपकी पॉपुलैरिटी, हुकूमत की पॉपुलैरिटी कहाँ है, क्या उसके बाद कोई फैसला हो सकता है कि ज़िमनी ये नई इलेक्शन जो है वो दोनों असम्बलियों के करवाए जा सके, KP और पंजाब में? देखिए, अगर टेस्ट उन्होंने करना है मकबूलियत को या लोगों की सोच को, तो फिर तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, तो टेस्ट तो तब होगा जब आप पहले से ही मनसूबाबंदियां शुरू कर दें, पहले से ही तैनातियां शुरू कर दें, पहले ही से ही आप जोड़ तोड़ का माहौल बनाना शुरू कर दें, दबाना शुरू कर दें, लोगों को बरगलाना शुरू कर दें, तो आपको खुद को अंदाजा कैसे होगा कौन कहाँ खड़ा है। सही। तो सर इसमें अब जिस तरह से पंजाब भर में तो हमने देखा पिछले तकरीबन 4-5 दिन से RPOs, DPOs, DCOs के तबादले धड़ाधड़ हो रहे हैं बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर, तो ये इलेक्शन मैनेज है या हुकूमत अपने तरफ से इंतज़ामिया चलाना चाह रही है, क्या सर इसका लग रहा है?
देखिए, वो इस किस्म के लोग तैनात करना चाह रहे हैं जिन पर उन्हें एतमाद हो और वो उनके अहकामात पर अमल करें, चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी। तो शाह साहब, फिर ऐसे सूरत हाल में इलेक्शन में मुकाबला फिर आप कैसे करेंगे? क्या सिचुएशन आप लोगों ने फिर जो उसका काउंटर है वो प्लान किया? सर देखिए, मुश्किलात होंगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मुकाबला तो करना होगा। देखिए, सियासी अमल से लाताल्लुक तो हो नहीं सकते, सियासी अमल का हिस्सा तो रहना होगा। मुकाबले का एक तरीका है और वो है, क्या पाकिस्तानी अवाम इन हथकंडों के सामने खामोश रहती है या वो इन्हें मुस्तरद करती है 16 मार्च को बाहर निकलकर पोलिंग स्टेशनों में लाइनों पे लगकर और अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक अपने पसंद के उम्मीदवार, अपनी पसंद की जमात, अपने पसंद के निशान पर मोहर लगाकर इनके अज़ाइम को हाथ में मिला दे और एक वाज़े पैगाम दे कि जब से ये सरकार आई है पीटीएम की और जो महंगाई, बेरोजगारी का वो अमली नमूना उनके सामने आ चुका है और जो जिस अंदाज से वो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं उसको मुस्तरद करते हैं। सही। तो आप समझते हैं शाह साहब कि जुलाई में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, आपके साहबजादे भी जिसमें जीते थे मुल्तान से, वैसा ही टर्न आउट अब मार्च में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में होगा? वैसा ही एक जो है मोमेंटम वो नज़र आएगा? देखिए, उसी मोमेंटम से घबरा कर तो ये मनसूबाबंदी कर रही है, उसी मोमेंटम से घबरा कर तो वो इमरान खान की जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, उसी मोमेंटम से घबरा कर तो वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि अगर उनकी आवाम तक रसाई हो गई तो वो पब्लिक को मोबिलाइज कर लेंगे और लोग इनसे तंग हैं, लोग इनकी पॉलिसी से नाला हैं, लोग महंगाई से तंग हैं, लोग दिन ब दिन की बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी से परेशान हैं, ताजर परेशान है, सनतकार परेशान है, मेहनत कश तबका परेशान है, खादा तबका परेशान है। कौन सा तबका है जो आज मुतमईन दिखाई दे रहा है? लेकिन अवाम, मैं समझता हूँ, बाशऊर हो चुकी है और उन्हें अपने शऊर को बजा लाते हुए निकलना होगा। वो जिस दिन तारीख है, इलेक्शन की डेट है, उन्हें सब चीज को एक तरफ रखते हुए, सब जिहाद को एक तरफ रखते हुए फैसला करना होगा कि वोट देना मेरा आईनी फर्ज है, मेरा कानूनी फर्ज है, मुझे देना चाहिए और मैं अपने वोट के जरिए तब्दीली लाकर दिखाने की ताकत रखता हूँ। चलिए, अब ये देखना है कि मार्च के वस्त में इन ज़िमनी इंतखाबात में अवामी रिएक्शन किस तरह से होता है और आपकी जमात की तैयारी कैसी होती है। बहुत शुक्रिया शाह महमूद, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।